एसएससी सीजीएल मेंस या फिर एसएससी सीएचएसएल मेंस, इनमें या फिर जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं जिनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आज मैं आपको उनके डेमोज दूंगा। मैं आपको यहाँ पे 2022 सीजीएल मेंस एंड 2023 सीजीएल मेंस का जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। ये एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने होंगे। इसके बाद हम चैप्टर वाइज इनका लेक्चर भी लेकर आएंगे ताकि आप बेसिक से भी इन्हें पढ़ सकें। बट ये चैप्टर मेंस के ओरिएंटेड है तो ये मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा। आज हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट्स। मुझे लगता है इसमें सबसे मेन तो ये कॉज एंड इफेक्ट्स होता है, और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस, ये सब हम देखेंगे। जो जो आया होगा एग्जाम में हम सब देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो ये सबसे इजी होता है मेरे हिसाब से। सारे जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया सबसे इजी इसमें यही होता है। तो जिनको आता है वो सॉल्व करें, एंड जिनको नहीं आता उनके लिए मैं कुछ बता देता हूँ। तो कुछ सिंबल्स होते हैं इसमें जो यूज होते हैं, जैसे कि ये, इसका मीनिंग इतना है कि जो ए है वो छोटा है, जिसकी तरफ ये रहता है वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ ये बड़ा सा मुंह रहता है वो बड़ा होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए मेरा बड़ा होगा। सही है। और इसका मीनिंग होता है ये प्लस ये, मतलब और या तो वो बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो ये सब जिसको पता होगा तो उसको तो ये फालतू इन्फॉर्मेशन लग रहा होगा, लेकिन ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी, जब ऐसे ए और सी में कंपेयर करना हो और उसके बीच में दो साइन आते हैं जो कि ये और ये, लाइक ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर है, तो हमेशा ये डोमिनेट करेगा। दोनों का मुंह एक ही तरफ है, लेकिन एक के साथ ये है और एक के साथ बस वो खाली है, तो ये हमेशा डोमिनेट करेगा। याद रखेंगे आप इस इन्फॉर्मेशन को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। आपने होपफुली सॉल्व कर लिया होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले देखेंगे बी कहाँ है और एफ कहाँ है। उसको मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखा मेरा बी, और यहाँ पे मुझे दिखा एफ। होपफुली आपको भी यहीं दिखा था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हम चेक करेंगे इनके बीच में सिंबल कौन सा है। इसके बीच में बी के साइड है ऐसे मुंह है, तो हाँ ये सही है। ये देखें तो साइन चेंज हो गया। जब साइन चेंज हो जाता है, ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तो अब आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इसको। डिटरमाइन आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन लिखा होगा वो हमेशा गलत ही लिखा होगा। एसएससी के एग्जाम में हमेशा गलत ही लिखा होगा। अब यहाँ देखते हैं सी और ए में। सी यहाँ पर है और ए यहाँ पे। इसमें लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए अलग से। इसमें ऐसा लिखा है, इसमें लिखा है कि ए जो है वो बड़ा है सी से, यहाँ पे लिखा है, या फिर सी छोटा है ए से। अब जो पढ़ सके। तो क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो है कि ए बड़ा हो, मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन साथ में ये उसके बराबर भी आ रहा है ना। दो बार सिंबल है, इक्वल टू है और ये है। अगर यहाँ पे एक बार ये होता और इक्वल टू होता तो मैं बोलता बड़ा है, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है और ये है। तो एक बार तो ये बोल रहा है बी जो है सी के बराबर। तो ये हमारा है नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। पहले आप खुद से पढ़ेंगे एंड उसका सॉल्व करेंगे। तो इससे हम कैसे करते हैं, हम एस पे हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, एस एंड एम। एम के पास ये वाला साइन है, यानी एम छोटा होगा, बट यहाँ पे बता रहा है कि एम बड़ा है, तो ये रॉन्ग हो गया। साइन क्या है, तो एम जब भी होगा एम बड़ा होगा, क्योंकि एम और एस के बीच में ये दोनों साइन है। तो इसमें कौन सा डोमिनेट करेगा, बस ये वाला। तो एम छोटा होगा हमेशा और एस हमेशा बड़ा होगा। सही है। यहाँ देख लेते हैं एफ और एस में। एफ और एस, तो हाँ एस और एफ बराबर हो सकते हैं, बट एस बड़ा भी होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। आई और जे, आई के पास छोटा वाला साइन है तो ये रॉन्ग हो गया, आई बड़ा नहीं हो सकता। आई हमेशा छोटा होगा, आई सबसे छोटा होगा उसमें, आई से सब बड़े हैं, तो ये तो हम गलत हो गया। यहाँ देखते हैं एम डी, एम यहाँ है और डी यहाँ है। एम के और डी के बीच में जो साइन है वो ये है। इनमें कौन सा डोमिनेट करेगा, सिर्फ ग्रेटर वाला। सही है, ये सही है। यानी कंक्लूजन ऑफ 4:2। तो ये थे हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो आपके सीजीएल मेंस 2022 में और 2023 में आए हुए थे। होपफुली आपने सारे सही किए थे, क्योंकि ये सारे जी थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
ये है हमारा स्टेटमेंट एंड फिर आपको बताना है कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है, एक स्टेटमेंट रहेगा जिसको आपको ट्रू मानना है, उसके बाद आप कौन सा एक्शन लेंगे आपको बताना है। एक्शन ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, ऐसा नहीं कि जैसे कि आ, एक बिल्डिंग में आग लग गई, एक बिल्डिंग में आग लग गई, आपका एक्शन ये है कि जलने दो उनको, ये आपका एक्शन नहीं हो सकता। हाँ ऑब्वियस ये बात है, आपके ऊपर है, लेकिन ये कोई अच्छा एक्शन तो है नहीं, तो ऐसा एक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कहीं पे करप्शन हो रहा, आप वहाँ के हेड हैं, वहाँ पे करप्शन हो रहा आप जानते हैं, और आप ये बोले कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये अच्छी बात नहीं है ना। आप वहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फाइल करेंगे, सब कुछ एविडेंस देंगे, उनको रोकेंगे। तो एक्शन कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सॉल्यूशन देता हुआ। प्रॉब्लम है कहीं पे तो, कहीं प्रॉब्लम है अगर, आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, कुछ रिकमेंड करेंगे, जो प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है उसका। जैसे स्टेटमेंट में जो हमको प्रॉब्लम मिला, उसके हिसाब से हम एक्शन डिसाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट होगा जिसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा या कोई इशू होगा, आप यहाँ पे एक्शन लेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन मान लीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, उसको लॉजिकल सॉल्यूशन ऑफर करेंगे, सॉल्यूशन ऑफर करेंगे, या फिर आप कुछ रिकमेंडेशन ऑफर करेंगे। सही है, आप क्या ऑफर करेंगे, सॉल्यूशन या रिकमेंडेशन। ये सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन जो हो, लाइक जो भी आप ऑफर करेंगे वो इससे रिलेटेड करेंगे, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये नहीं कि वो बता रहा है आपको कि पूरे खेत में आग लग गया है और आप बता रहे चलो शहर में ज़मीन खरीद लो। इस आग का क्या, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा आप क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। A large number of people of the city are diagnosed to be suffering from malaria disease। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें प्रॉब्लम हमारा ये मलेरिया डिजीज है, मच्छर है, मच्छर। एक मच्छर इंसान को, आपको मॉस्किटो के बारे में सब कुछ बताना है, आपके एक्शन से मॉस्किटो अफेक्ट होना चाहिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या। हाँ, हम इसको पढ़ेंगे कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर टिक एंड क्रॉस करेंगे। इसमें लिखा है द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी। वो जो छिड़काव नहीं करती है नगर निगम वाला, धुआं धुआं, उससे मच्छर मारने के लिए, तो क्या वो होना चाहिए, लाइक वो तुरंत होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात होना चाहिए भाई, तुम पहले ही से लेट हो, अब तो कर लो कम से कम। आगे देखते हैं, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको तो पहले से ही उनको एडवाइस करना चाहिए था कि मच्छरदानी लगाओ, ओडोमास, ओडोमास होता है ना, ओडोमास यूज़ करो, मोर्टीन यूज़ करो, कॉइल्स यूज़ करो, ये सब तो आपको पहले उन्हें बता के रखना चाहिए। सही बात है भाई, तुम मॉस्किटो से बचो, कपड़े पूरा पहनो, बिना लाइक सूज वूज के बाहर मत जाओ शाम में। तो ये दोनों सही है, दोनों बहुत फॉलोस। आगे देखते हैं, इजी था ये तो। There is a large increase in migration of villager to urban areas as repeated crop failure has put them into financial problems। तो क्रॉप फेलियर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आपका इस सॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको कुछ और ही सुविधा दे रहे हैं, कुछ और ही उनको बता रहे चलो तुमको हम आ, कुछ और, वो बोले क्रॉप फेलियर है, आप उनको लंदन में जाकर बैठा दे, तो उनका क्रॉप तो सॉल्व नहीं हुआ ना, ये फाइनेंशियल इशू सॉल्व नहीं हुआ। देखते हैं, द विलेज शुड बी प्रोवाइड विथ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आप अगर उनको देंगे तो क्या होगा, उनका फाइनेंशियल इशू सॉल्व होगा इन देयर विलेज विच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। सही बात है, माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम था। सही है, तो ये तो सही है, इसको हम सही कर देते हैं, पहला सही है। आगे देखते हैं, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, अच्छी बात है, द मार्केट शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरियाज। ये बात तो अच्छी है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। लाइक ये अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे काम की नहीं है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, तो ये मेरी रॉन्ग होगी, बस एक ट्रू है। ये आगे देखते हैं, ये आप पहले खुद से कर लें। सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन टेक्निकल सेक्शन ऑफ कंपनी। क्या हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है किसमें, इसमें मतलब कुछ मिस्टेक हुआ, आपको समझ में आया कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम और इशू है। आपको प्रॉब्लम और इशू तो मिल गई है, प्रॉब्लम या इशू तो आपको मिल चुकी है, अब आपको अपने इसको देखना है, स्टेट कोर्स ऑफ एक्शन को। यहाँ देखते हैं, एन इफिशियंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। हाँ अच्छी बात है,
आप टेक्निकल एरर तो चेक करेंगे ना, क्या एरर हुआ, पता चला कि पेजर ब्लास्ट होने लग गया आपके यहाँ भी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर था, आप उस एरर को दूर करेंगे। लिखा है रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लाइक जिनकी जिम्मेदारी थी, आप उनसे बोलेंगे ना, लिखित में बयान उनका लेंगे ना कि क्या है, गलती हुई थी बताओ। तो ये सही बात है, ये होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी आप उसे तो जवाबदेही लेंगे ही। तो दोनों सही हो गए इसमें। अब हमारे पास क्या बचता है, एग्जाम में अब कॉज एंड इफेक्ट्स आते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट्स क्या होता है ये आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है, कॉज और इफेक्ट्स। फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ शायद। कॉज ना, कॉज होता है, कॉज मतलब कारण, जो ना कोई चीज़ को कॉज करता है, इसके वजह से कोई चीज़ कॉज होती है, मतलब इसके वजह से कोई चीज़ होती है। जैसे कि आपको आपके दोस्त ने मारा, उसने आपको मारा, उसकी वजह से आपने उसको मारा, तो जो उसने मारा आपको, वो एक कॉज है, उसका इफेक्ट क्या है कि आपने उसको मार दिया। सही है, कुछ कॉज हुआ होगा, उसके बदले में कुछ इफेक्ट हुआ होगा। स्टेटमेंट मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। क्वेश्चन में जनरली दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसमें से हो सकता है एक कॉज हो, दूसरा इफेक्ट हो सकता है दोनों कॉज हो सकता है दोनों इफेक्ट हो, और एक इफेक्ट हो तो ये उसका कॉज हो, या फिर ये जो कॉज और इफेक्ट है इनका कोई आपस में संबंध भी ना हो, या फिर जो ये इफेक्ट है वो उसी का मतलब जो है उसी के बारे में हो। तो या तो उसी का वो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या फिर वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। जो कॉज है वो भी या तो कॉमन हो सकते हैं, कॉमन कॉज, या फिर इंडिपेंडेंट कॉज हो सकते हैं। तो जो कॉज है ना, कॉज वो कभी इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब बेसिकली कभी इफेक्ट जो है वो कभी कॉज भी हो सकता है। मैं बताता हूँ ये कैसे। आपको मतलब आपके दोस्त ने मारा तो आपने भी उसको मारा, ठीक है, ये इफेक्ट था, ये कॉज था, सॉरी, ये कॉज था आपका, एंड ये आपका इफेक्ट था। सही है, उसने आपको मारा था तो आपने भी उसको मार दिया था, तो ये आपका इफेक्ट हो गया। अब देखिए, आपने उसको मारा था तो उसने आपके ऊपर केस कर दिया, तो अब क्या इफेक्ट है, अब क्या कॉज है। तो आपने उसको जो मारा था, जो पहले इफेक्ट था मेरा, वो मेरा कॉज हो गया, और मेरा इफेक्ट क्या हुआ, तो उसने आपके ऊपर केस कर दिया। सिंपल है, यानी जो कभी कॉज था वो इफेक्ट भी हो सकता है, और जो इफेक्ट था कभी कॉज भी हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा कैसे है, कब कौन सा, ये आप कैसे समझेंगे तो मैं बताता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट में आप तभी आंसर करते हैं जब आपने दोनों पढ़ लिया होता है स्टेटमेंट। हो सकता है जो पहला जो लिखा होगा वो पढ़ने से लगेगा कि वो इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसको मार दिया क्योंकि उसने आपको मारा था, लेकिन उसके बाद तो आपके ऊपर केस हो गया ना, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, कॉज बन जाएगा। इसलिए आप आंसर तब करते हैं जो आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लिया हो, एक को पढ़कर नहीं करेंगे, या फिर आप तो गलती कर देंगे। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो आप कर सकते हैं, हो सके आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप जनरली क्या करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे एंड फिर करेंगे। हम आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएगा ज़्यादा आपको। इसी ये क्वेश्चन इसमें लिखा है ना, दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस्ड द कट ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे मान लेते हैं ना, कॉज है, ये कॉज, तो ये कॉज है, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये कॉज है, ठीक। तो अब कोई बोलेगा कि देश में आर्थिक तंगी आ गई, कोई बोलेगा कि इंडी लायंस पावर में आ गई, कोई बोलेगा कि बीजेपी धीरे धीरे टूट रही है, कोई ये बोल सकता है कि देश में दंगे हो रहे हैं, देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। तो एक कॉज से मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, योगी जी भी प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी भी इस देश में नहीं है, ये देश भी नहीं है। तो इतने इफेक्ट से कुछ, इतने कॉज होने की वजह से एक इफेक्ट ये हो सकता है कि आप भारतीय नहीं है, देश ही नहीं बचा, ये सब कुछ बचे नहीं, तो मान लीजिए बेकार था। कुछ और देखते हैं, मान लेते हैं फसल बर्बाद हो गई, बारिश नहीं हुई, गाय गोरू चर गए पूरा, किसी ने आपके खेत में आग ही लगा दिया। तो इतने कॉज होने के बाद आपका वो क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा कि उत्पाद नहीं हुआ, या फिर उत्पाद कम हुआ, जो आपका फसल था वो कम आया, या फिर हुआ ही नहीं। इतना हो सकता है, लाइक मल्टीपल कॉज मिलकर भी एक इफेक्ट बन सकते हैं, या आप हमेशा याद रखें, कॉज वन कॉज टू कॉज थ्री कॉज फोर मिलके एक इफेक्ट हमेशा बन सकते हैं। इतने कॉज मिलके एक इफेक्ट कॉज करेंगे, या फिर
एक कॉज मल्टीपल इफेक्ट करेंगे। बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी शरीर कमजोर हो जाता है, कभी कभी आप बेड रेस्ट में चले जाते हैं, कभी कभी आपको उल्टी होने लगती है, कभी कभी चक्कर आता है। तो एक ही कॉज बीमार पड़ने की वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा है, दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स टू 50 फ्रॉम 60। यानी पहले 60 मार्क्स था, 60 से हम 50 पे ला दिए। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इफेक्ट है, लेकिन हम हमेशा दोनों पढ़ के ही आंसर करेंगे। लेकिन हाँ, ये हमको समझ में आ रहा है कि इफेक्ट है। किस चीज़ का इफेक्ट है ये? तो हो सकता है कि कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे तो बच्चों को लाने के लिए उसने कट ऑफ मार्क नीचे घटा दिया। ये तो प्रॉपर इसमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं। In the last 2 years, the student union in College X has been actively negotiating with the college administration regarding the quality of food, health, hygiene. अब मुझे समझ में आया कि इसका और इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, कट ऑफ मार्क की बात कर रहा है और ये कैंटीन के फूड क्वालिटी ये सब की बात कर रहा है। लाइक फूड में हाइजीन नहीं है, हेल्थ नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें तो मुझे समझ में आ गया, अलग अलग है ये सब, कुछ भी है तो अलग अलग है नहीं। अब हमें चेक करना पड़ेगा ये कैसे हुआ होगा। तो ये कैसे हुआ होगा, मतलब कुछ कॉज घटा होगा, जैसे कि खाने में कुछ निकल गया होगा, कैंटीन वाला गंदगी से रखता होगा, साफ सफाई नहीं करता होगा, कैंटीन में बीमार पड़ रहे होंगे बच्चे, बहुत सारे मतलब होंगे। मतलब ये तो बीमार पड़ना भी इसका इफेक्ट हो गया। लेकिन बीमार पड़ रहे होंगे बच्चे इसलिए भी हो सकता है कि ये सब यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो कि चलो कैंटीन साफ करो। तो ये मुझे समझ में आया कि दोनों अलग अलग हैं, लाइक इंडिपेंडेंट है दोनों, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है और दोनों के दोनों इफेक्ट हैं। यानी बोथ वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। नहीं सही है ना तीसरा वाला। आगे देखते हैं। कंट्री एक्स रिड्यूस्ड द क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बाई 6%। 6% उसने घटा दिया है, 6%। क्यों घटाया होगा लास्ट 5 ईयर में? बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि ज़रूरत ही नहीं होगी, मिल नहीं रहा होगा, महंगा होगा, या फिर और क्या हो सकता है। और वो ईवी पे जा रहे होंगे तो ईवी को प्रमोट करने के लिए कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। यानी ये इफेक्ट है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ हमेशा हम दोनों को पढ़ के ही ट्राई करेंगे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज विटनेस शार्प डिक्लाइन ऑफ, तो डिक्लाइन हुआ 30%, 13% का। तो इन दोनों का कोई रीज़न है नहीं। इसमें ऑटोमोबाइल की बात कर रहा है, घटा था। उसमें आप सोच सकते हैं कि क्रूड ऑयल से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन क्रूड ऑयल से फैक्ट्री भी चलती है, क्रूड ऑयल से बहुत कुछ होता है। गाड़ी को तो है नहीं क्रूड ऑयल का, बस क्रूड ऑयल से बहुत कुछ होता है। यहाँ देखते हैं। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज विटनेस शार्प डिक्लाइन ऑफ 13%। ऑब्वियसली बात है, 13% का डिक्लाइन हुआ तो बहुत रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसने उतना प्रोडक्शन नहीं किया होगा, उतना डिमांड नहीं होगा, लोगों को खरीदने का मन नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। बहुत सारे कॉजेज़ का ये इफ़ेक्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी इसमें कॉमन तो है नहीं, लाइक कुछ भी आपस में मेल है नहीं इनका, तो ये अलग-अलग इंडिपेंडेंट। सही है? यानी ये पहला वाला, बोथ 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़। यहाँ देखते हैं। सिंस द पास्ट 3 ईयर्स, स्टेट एम हैज़ रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टेट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घट गया। मैंने ये एग्जांपल पहले ही दे दिया। ये प्रोड्यूस घट गया तो इसके कॉजेज़ क्या होंगे? बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। सही है? ये पढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाला। इन द लास्ट 5 ईयर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एवरेज रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो बढ़ा है। अगर रेनफॉल बढ़ा है और जो फसल होती मेरी फसल अगर वो बढ़ी होती इसकी वजह से, तो ये इसका कॉज होता। लेकिन फसल तो मेरी घटी है और 6% बढ़ा है रेनफॉल। तो रेनफॉल बढ़ने का रीज़न बहुत हो सकता है, जैसे कि बहुत का जैसे मानसून अच्छा होगा, या फिर सीज़न अच्छा होगा, मानसून जल्दी आ गया होगा, सही टाइम से आया होगा, टाइम से रहा होगा, तो उसमें इंक्रीज़ हो गया होगा। इसका इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर रेन बढ़ रहा है तो फसल बढ़नी चाहिए थी। यहाँ फसल घटा है तो किसी और कारण से फसल घटा, जैसे कि किसान लोग फार्मिंग नहीं कर रहे होंगे, किसान लोग माइग्रेट कर जा रहे होंगे, किसानी नहीं कर रहे होंगे। तो हाँ, ये अलग है और वो भी अलग है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो रेनफॉल बढ़ने का कुछ और कारण हो सकता है और फसल घटने का भी कुछ और कारण हो सकता है। कारण कुछ और होगा, यानी इनका चौथा होगा। सही है? आगे देखते हैं। ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ कंपनी पीस मैन पावर वॉज लेड ऑफ। यानी एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को फायर कर दिया, भगा दिया, हटा दिया। तो वो कब करती है कंपनी? कंपनी का मन हो, कंपनी लॉस में है, कंपनी अच्छे एम्प्लॉय मिल गए, उसको अच्छे एम्प्लॉय मिल गए, वो कैसे भी खेलेगा। लेकिन स्टेटमेंट तो ये मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ लॉस, उस घाटा उटा में से रही होगी, वो तो घाटे से बचने के लिए वो करना चाह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवर द पास्ट 2 years कंपनी पी हैज सोल्ड ऑफ मेनी ऑफ देयर मेजर एसेट्स।
कंपनी एक अपनी एसेट्स लाइक एक कंपनी अपने एसेट्स कब बेचना शुरू करती है? जब वो लॉस में हो, उसको लॉस से बाहर निकलना हो, प्रॉफिट शो करना हो, तो वो अपने एसेट्स बेचना शुरू करती है। यानी हमको समझ में आ रहा है कि जो कंपनी है वो दिवालिया हो रही है, घाटे में ये कंपनी नहीं, यानी दोनों सेम ही है, कॉमन कॉज वाले के ही इफेक्ट हैं ये दोनों, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको भी? आगे देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले, जो येलो से लिखा है मैंने सब पढ़ेंगे आप। In India, large cities have attracted migrant population from across rural parts of the country. According to 2011 census, in India's six largest metros, Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, and Hyderabad, approximately 48% of the residents were migrants. अब हम इसको मानेंगे ट्रू। इसको पढ़ लिया आप, ये ट्रू हो गया आपका, ये सच है। अब आप पढ़ेंगे रीजन्स को। इतना पढ़ने के बाद आपने इसको रीजन पे आ गए, ऑब्वियसली बात है, आपको क्लीन दिखना चाहिए। ये मेरा था ट्रू, ये मेरा ट्रू था। मैं आ जाऊंगा रीजन पे। रीजन के बाद हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे रीजंस को अपने। माइग्रेशन हैपेंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर करियर एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इन सिटीज, सही बात है। और यहाँ पे ऐसा ये सेट कर जा रहा है, ये रीजन सही लग रहा है। यहाँ देखते हैं, माइग्रेशन हैपेंस बिकॉज पीपल लाइक ट्रेवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज। मतलब कह सकते हैं बट उतना उतना मास स्केल में माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ थे, आप यहाँ से यहाँ आ गए दूसरे शहर में, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना था, अपने बच्चों को पढ़ाना था, घर बनाना था, घर अच्छा बनाना था, सड़क हॉस्पिटल सुविधा चाहिए थी आपको, एक सोसाइटी में रहना था। यहाँ पे आप थे, कल दंगा होता था, परसों दंगा होता था, गरीबी में मर रहे थे, तो उससे बचने के लिए बेटर एजुकेशन, बेटर कैरियर, इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स के लिए लोग मूव करते हैं सिटीज़ में, माइग्रेट करते हैं, सही है ना, गाँव से सिटीज़ में। तो ओनली वन पॉसिबल रीजन। तो हमने देख लिया जितने भी क्वेश्चन आए थे। अभी सर डाटा सफिशिएंसी बचा हो कुछ क्वेश्चन, वो मैं आपको कल करा दूंगा, या फिर आज ही करा दूंगा। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन वैसे ये, अगर आपको करके आना तो आप करके आ सकते हैं, मैं आप कल तो करवाऊंगा ही आपको। ऐसा करता हूँ, एक मैं करा देता हूँ, एक आप खुद से करके आइएगा, प्लीज समझा देता हूँ। डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है ना कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया रहता है, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है स्टेटमेंट को पढ़ के, और आपको ये बताना होता है क्या स्टेटमेंट वन को पढ़ के आप आंसर कर पा रहे हैं। स्टेटमेंट वन क्या अकेले उसको आंसर कर दे रहा है, या फिर स्टेटमेंट टू क्या उसको अकेले आंसर कर दे रहा है, या फिर वन और टू साथ में मिलकर आंसर कर दे रहे हैं क्या, या फिर जो लास्ट ऑप्शन होता है ये होता है कि वन और टू मिलकर भी इसको आंसर नहीं कर पा रहे। यही होता है डाटा एफिशिएंसी का पार्ट, कि डाटा इनसफिशियंट है, डाटा इनसफिशियंट है। आगे देखते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है PQRSTU एंड वी आर 7 पीपल स्टैंडिंग इन अ रो ऑल फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ का ऐसा ऊपर वाला मानते हैं, नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। ये मेरा क्वेश्चन रहा यहाँ पे। क्वेश्चन को आप मार्क कर लेंगे ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। इन क्वेश्चन को मार्क करने के बाद जो आपका पहला काम होगा वो सिंपल सा होगा कि आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें एंड ट्राई करेंगे वो सही है या गलत है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। लिखा है यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अगर राइट एंड मेरा ये है तो यहाँ पे मेरा यू है, नहीं, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, सही है। तो यू मेरा राइट से थर्ड एंड पे है, सही है। फिर लिखा है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी आर यहाँ पे, आर के फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट पे यू है मेरा, ये सही हो गया, सही है। क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, हु इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो टी अगर मान लेते हैं मेरा यहाँ है, तो यहाँ तो वो आएगा, क्यू आएगा, तो यहाँ पे टी नहीं हो सकता, टी यहाँ हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है, तो मैंने क्यू को यहाँ बैठा दिया। क्यू इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकेंड टू द लेफ्ट पी यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, हु इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो फर्स्ट और सेकेंड यू आ रहा है। लेकिन अभी तो हमने कि ये एजम्पशन बनाया, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सीखिएगा ना। मान लेते हैं हमारा आर यहाँ बैठा था, यू यहाँ बैठा था, इसमें मानना नहीं, ये ट्रू है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मानते हैं अगर मेरा टी अगर यहाँ बैठता है टी, तो क्यू मेरा यहाँ बैठेगा और पी मेरा यहाँ बैठेगा, यानी ये वाला प्लेस मेरा खाली रह जाएगा। ये हमको बताना था इस प्लेस से कौन बैठा, तो हम बता नहीं पा रहे इस प्लेस पे बैठा कौन है। अगर टी को हम यहाँ बैठा दें तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे यू बैठा है, और हम आंसर मार के चले जाएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी है, टी तो अगर यहाँ भी बैठ सकता है ना, टी का उसमें प्लेस तो फिक्स है नहीं,
उसमें बस लिखा क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी टी यहाँ बैठ जाए तो यहाँ पे बस क्यू, यहाँ मतलब टी बस यहाँ नहीं बैठ सकता, कि पहले तो यहाँ पे आर पहले से बैठा है, और टी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे यू पहले से बैठा, बाकी तो कहीं भी टी बैठ सकता है, बस उसके राइट में क्यू बैठ पाए, और उस क्यू जो हो वो पी के सेकेंड लेफ्ट पे। अगर आप ये सब सेटिस्फाई करते हैं तो आप कहीं बैठा सकते हैं टी को। यानी ये जो डेटा है मेरा सफिशियंट नहीं है बताने का, जो ऑप्शन 4 था, कि ए और बी मिलकर भी नहीं बता पा रहे हैं, इनसफिशियंट है मेरा डाटा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, मैं इसको आपको कल बता दूंगा। और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं डाटा सफिशियंसी एंड बाकी जितने भी चैप्टर्स आप बोलेंगे, आप बस बता दीजिए किस चैप्टर का लेके आए। ये सारे के सारे आपके सीजीएल मेंस के थे, सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस 2022, जो कि जो कि मार्च में कंडक्ट किया गया था 2023 के। और ये 2023 वाला था, जो कि शायद अक्टूबर में कंडक्ट, नहीं अक्टूबर में नहीं, पता नहीं कब किया गया था, लेकिन शायद अक्टूबर में ही किया गया था। उसमें एक ही पेपर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सीरियल में वो जो था 2022 वाला, उसमें 4 हुआ था और 23 में एक ही हुआ था। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये मतलब एक आप ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे, बैठा लेंगे, चेक कर लेंगे, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैं आपके लिए वो आज ही वो लेते आऊँगा, जीडी का या फिर रीजनिंग के मैं 100 क्वेश्चंस लेते आऊँगा। दोनों में से जो मुझे दिखे अच्छा लगे मैं वो लेते आऊँगा। वो 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, चाहे किसी भी जीडी का हो, एसएससी का हो, किसी का भी हो। चलिए फिर मिलते हैं बाद में।